लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोगों की परंपरा है कि अपने शुरुआती मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात में जिन विषयों को लेते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले मन की बात में जिस तरह से खेल उद्योग के विषय में हम आपको जानकारी दी, हम आपसे चर्चा की, वो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक भी है और एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाला है। जहाँ पे खिलौने बच्चों के खेलने के साथ साथ बच्चों के मन को बनाने में, बच्चों को गढ़ने में काम आता है, वहीं पर ये दुनिया का बहुत बड़ा व्यवसाय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में दुनिया में 7 लाख करोड़ का व्यवसाय खिलौने का है, लेकिन अगर उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेके प्रेरित किया और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने का काम चल रहा है, उसमें खिलौना उद्योग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और आने वाले समय में खिलौना उद्योग एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, खिलौना केवल उद्योग के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। खिलौना बच्चों को में क्रिएटिविटी पैदा करता है, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है और प्रत्येक बच्चे के जीवन में खिलौने के कारण जो प्रभाव होता है वो उसके जीवन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल खेल में सीखना, खिलौना बनाना, जहाँ खिलौने बनते हैं वहाँ पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया है कि खासकर विशेष करके देश के विद्यालयों से कि बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए, जिससे बच्चे स्वयं खिलौना बनते हुए देखेंगे तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, उनके अंदर एक विचार पैदा होगा जो उनके जीवन जीने के, राष्ट्र के निर्माण में, उनके स्वयं के जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का ध्यान एक विशेष कार्यक्रम की तरफ भी दिलाया है। सितंबर माह पोषण माह के रूप में भारत सरकार मनाती है और जैसा कि आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस देश से कुपोषण समाप्त हो उस पर लेके माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस लगातार बना रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, न्यूट्रिशन से नेशन, जब तक देश के बच्चों का न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा, अब मेरी अपनी गर्भवती बहनों का, महिलाओं का न्यूट्रिशन पूर्ण नहीं होगा, तब तक जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ नहीं होंगे। और जच्चा बच्चा को स्वस्थ रहना केवल माँ बाप के लिए, परिवार के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। राष्ट्र के निर्माण का कोई भी बच्चा अगर कुपोषित रहता है, कुपोषण के कारण अगर उसका संपूर्ण विकास से नहीं होता, तो ये हम लोगों को मानना चाहिए कि देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। देश के संपूर्ण विकास में बच्चे का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है। इसको लेके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित हैं। मेरे द्वारा भी कौशाम्बी लोकसभा में इसको लेके लगातार प्रयास जारी रहता है
पिछले वर्ष सितंबर माह में इस पोषण वितरण समारोह में कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ था और मैंने अपने हाथों से ऐसे गर्भवती महिलाओं को, ऐसे गर्भवती माताओं और बहनों को न्यूट्रिशन बांटने का काम और बच्चों को भी बांटने का काम किया था। इस साल भी मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख से मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके कारण 72 घंटा पहले दिल्ली पहुंचकर पार्लियामेंट में कोविड का टेस्ट कराना है। शायद इन कारणों से कोई दिक्कत हो, लेकिन मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रतिनिधियों से मैंने अपील किया है और इस लाइव फेसबुक के माध्यम से मैं लोकसभा कौशाम्बी के अपने सभी समाज सेवियों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी बुजुर्गों से, सभी नौजवान भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को जन जागरूकता के माध्यम से हमको बड़ा कार्यक्रम बनाना है। आप सभी से मेरा मात्र निवेदन इतना है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने जानने वालों में अगर कोई बच्चा कुपोषित है या कोई माता, कोई बहन गर्भवती है, तो वो उसको पोषण के सारे न्यूट्रिशन मिल जाए, इसकी चिंता आपको करनी है। और उसके लिए मात्र आपको करना कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी आशा बहुओं को इस कार्यक्रम में लगाया गया है। जिला कलेक्टर कौशाम्बी, जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ से मेरी इस संबंध में विस्तृत चर्चा हो गई है और पूरी गवर्नमेंट मिशनरी, पूरी सरकार इसके लिए लगी हुई है। आपसे भी निवेदन है कि आपका भी अमूल्य योगदान अगर इस कार्यक्रम में मिलेगा तो निश्चित रूप से देश का बच्चा भी स्वस्थ होगा और देश के में कुपोषण पूरी तरह से समाप्त होगा। साथियों, पिछला महीना अगस्त का जो महीना बीता है वो कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की गई है, जिसका आने वाले समय में देश के, राष्ट्र के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जिस प्रकार से 37 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम देश के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। साथियों, आज़ादी के पहले और आज़ादी के लड़ाई के समय भी हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति का विरोध किया था। मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध किया था और मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो केवल और केवल देश में बाबू पैदा कर सकती है। और मैं आज इस लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में शिक्षा नीति पर आपसे निश्चित रूप से चर्चा भी करना चाहूँगा और आपका ध्यान भी दिलाना चाहूँगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली कितनी गौरवपूर्ण, कितनी गौरवशाली थी जब हमने एक नहीं अनेक कार्य किए। हमारी शिक्षा नीति के बदौलत हमने देश में गांधी पैदा किया, अम्बेडकर पैदा किया, नेता सुभाष चंद्र बोस पैदा किया, टैगोर पैदा किया और हमारे ऋषियों मुनियों की जो परंपरा रही है, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, जिसके कारण देश नहीं दुनिया हमारे यहाँ शिक्षा के लिए आती थी। लेकिन जब इस देश में अंग्रेजों ने का शासन आया तो वो लोगों ने केवल शासन ही नहीं किया, हमारे यहाँ शिक्षा नीति को परिवर्तन करके सदा सदा के लिए भारत को गुलाम बनाए रखने की चाल चली। मैकाले की जो शिक्षा नीति है, मैकाले के द्वारा इस देश के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक
पूरा भ्रमण करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट सौंपी थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषण दिया था, अपने नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गूगल पे जाके उस भाषण को सुनना चाहिए, जिसमें मैकाले ने स्पष्ट रूप से कहा था, स्वीकार किया था कि अगर भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी शासन रखना है, भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है, तो हमको वहाँ की शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। और मैकाले के सुझाव पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की शिक्षा नीति को पूरी तरह से समाप्त करके मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया, जिसके कारण यहाँ पर केवल बाबू पैदा हुए। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैकाले की शिक्षा की नीति को लागू होने के बाद इस देश में वैज्ञानिक पैदा होने बंद हो गए, महापुरुष पैदा होने बंद हो गए, यदा कदा एक दो पैदा हुए होंगे, लेकिन जिस देश की संस्कृति इतनी पुरातन हो, जितनी इतनी गौरवशाली हो, वैभवशाली हो, वहाँ पर लंबे समय से दुनिया के मौलिक खोजों में हमारा योगदान लगातार कम होता रहा। मौलिक खोजों में हमारा योगदान लगभग शून्य के बराबर है। हमको विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, अब आने वाले समय में हम मौलिक खोजों में भारत का बड़ा योगदान रहेगा। भारत में एक नहीं अनेक महापुरुष पैदा होंगे इस देश को दिशा देने के लिए। इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की आत्मा है, उसको पुनः स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इसी के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे फौज के साजो सामान, लगभग 101 सैन्य उपकरणों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बने, आत्मनिर्भर भारत बने और भारत स्वयं रक्षा के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। साथियों, मैं यहाँ पर एक बात की और जिक्र करना चाहता हूँ। आज़ादी से पहले भारत रक्षा उपकरणों में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं था, बल्कि निर्यात करता था। लेकिन लगातार पिछले 72 साल के शासनकाल में उत्पादन नीति न होने के कारण, रक्षा नीति न होने के कारण और नियत न होने के कारण यह देश लगातार रक्षा उपकरणों के लिए अपने स्वयं का उपयोग तो पूरा करने के असक्षम होता गया और लगातार इसकी निर्भरता आयात पर निर्भर होती गई, जिसके कारण सैनिकों के अनेक साजो सामान। साथियों, यहाँ ये भी बताना विशेष उल्लेखनीय होगा कि सैनिकों को उपयोग करने वाले जूते, बर्फ पे उपयोग होने वाले मोटरसाइकिल, ये छोटी छोटी चीज़ें हम स्वयं निर्माण नहीं करते, बल्कि आयात पर निर्भर करते हैं। साथियों, इस देश में इंजीनियरों की कमी नहीं है, इस देश में ज्ञान और विज्ञान की कमी नहीं है। अगर कमी है तो केवल और केवल संकल्प शक्ति की। जो देश के युवा आज अपना लोहा पूरे दुनिया में मनवा चुके हैं, चाहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, चाहे मिसाइल तकनीक के माध्यम से, उस देश में छोटे छोटे उपकरणों के लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, आने वाले समय में हमारे देश के सैनिकों के साजो सामान हम केवल विदेश से मंगाएंगे नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए ही साथ ही साथ दुनिया को निर्यात भी करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की है। उस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जहां एक तरफ
रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारत एक बहुत बड़ा हब बनेगा। वहीं पर रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को अपने आवश्यकता के लिए किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज़ाद भारत में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गौरवशाली हैं कि ऐसे नेता का राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त है जो आज़ाद भारत में पहली बार 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र का संबोधन किए हैं। इससे स्पष्ट है कि अब जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, ये केवल 7 बार वहाँ झंडा नहीं फहराए। अब आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से लगातार हम देश के लाल प्राचीर से, ऐतिहासिक धरोहर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम झंडा फहराते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक मजबूत हुआ है और देश की 135 करोड़ जनता का विश्वास और आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिल रहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब आने वाले लंबे समय तक इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा फहराया जाएगा। साथियों, सितंबर माह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जन्म दिवस है। पहले इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने का, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ होने का और उनकी राष्ट्र सेवा को हम सब का उनका नेतृत्व मिलता रहे, ऐसे परमपिता परमेश्वर से मैं कामना भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस आयु में भी जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, उनको देख के हम सभी को प्रेरणा मिलती है, आप सभी को भी प्रेरणा मिलती है। साथियों, सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया है 14 से 20 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। एक नहीं अनेक कार्यक्रम संगठन के द्वारा तय किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कौशाम्बी लोकसभा के लोगों, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर संगठन के द्वारा जो सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है, उसमें सभी जन को जोड़ के इसको जन आंदोलन बनाने की ज़रूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति देने के लिए और चाइना को माकूल जवाब देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले भी लगभग 55-56 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया था। एक बार पुनः 118 और चीनी ऐपों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबंध लगा के चाइना और दुनिया को संदेश दे दिया है कि भारत अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी से समझौता करने को तैयार नहीं, कहीं भी झुकने को तैयार नहीं। और मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देश के रक्षा मंत्री को भी बधाई दूंगा कि जिस तरह से चीनी रक्षा मंत्री को अभी विगत 2 दिन पहले उनके वार्ता में जो माकूल जवाब दिया है, जो करारा जवाब दिया है, जो स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने संप्रभुता से किसी प्रकार की रक्षा करने वाला नहीं है, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिवस को पुनः बधाई देते हुए मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, राज्य सरकार के द्वारा भी कई कड़े निर्णय लिए गए हैं। जिस तरह से कानून और व्यवस्था को लेके लगातार अपराधियों को या तो जेल भेजा जा रहा है और या जो लोग अपराधी हैं उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई करके माननीय योगी जी के द्वारा कानून और व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर रहे हैं। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और
उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब चाइना की कोई भी कंपनी उत्तर प्रदेश में सीधे निवेश नहीं कर सकती, उसको कोई भी ठेका पट्टा नहीं मिलेगा, उसको भारत सरकार से अनुमति मिलेगी। माननीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने भी चाइना को स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि व्यापार आप हमारे यहाँ करेंगे और हमको ही आंख दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश देने का जो काम किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। सरकार और आपके प्रयास से बहुत कुछ नियंत्रण होने के बावजूद, सरकार और आपके प्रयास के बावजूद ये लगातार बढ़ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी के नेतृत्व की भारत की सरकार हो, वो लगातार कोरोना से संघर्ष कर रही है। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधों से कंधा मिला के कोरोना से संघर्ष कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश अनलॉक के दौर से गुजर रहा है। देश में चौथा अनलॉक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया है, जिसमें शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक के प्रतिबंध के अलावा से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। साथियों, इन सब के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी अपील कर रहे हैं। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि बहुत आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें, क्योंकि कोरोना की जब तक कोई दवा, कोई वैक्सीन बन नहीं जाती, बचाव ही एकमात्र इसकी दवा है, बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है, बचाव ही एकमात्र इसका इलाज है। और निकले भी तो 2 गज की दूरी और फेस कवर का उपयोग सुनिश्चित करें। इसको हर हाल में इसका अनुपालन करें, क्योंकि साथियों, हम नहीं चाहते कि हमको हमारा कोई प्रिय, हमारा कोई अपना जानने वाला या देश का कोई व्यक्ति इस कोरोना महामारी से किसी परिवार की क्षति हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने एक नहीं अनेक बार अपील की है कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है, हमको एक एक जान को बचाना है। और कोरोना जैसे महामारी की लड़ाई बिना आपके सहयोग के, बिना आपके साथ के जीती नहीं जा सकती। इसलिए आपसे निवेदन करते हुए, ये बिना इंतजार किए कि हमारे किसी नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसकी चपेट में कौन कब आ जाए ये बताना मुश्किल है। इसलिए आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते रहें, उनको सचेत करते रहें। बहुत आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें, ऐसा निवेदन करते हुए, और साथ ही साथ कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिला प्रशासन के हम लोग संपर्क में हैं। अगर किसी प्रकार किसी को बुखार हो, सर्दी खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो तत्काल जिला प्रशासन से संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है, मुझसे संपर्क करें। हमारे सभी जो विधायक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। हमको कौशाम्बी लोकसभा के साथ साथ देश के एक एक लोगों के जान को बचाना है। इस महामारी से कैसे सुरक्षित रहे, यह चिंता हम आप सभी का होना चाहिए। साथियों, अभी
पिछले महीने उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी लोगों से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में श्रीकांत जी के द्वारा चर्चा की गई। मैं इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस कोरोना संकट के समय भी उनके द्वारा जिस तरह से अबाध बिजली की सप्लाई की गई है, उनके नेतृत्व में अधिकारियों ने जो काम किया है उनके लिए बधाई देता हूं। और साथ ही साथ जिस तरह से संवाद स्थापित करके जन समस्याओं को सुनने का प्रयास किया गया, इस अनूठे प्रयास के लिए भी उनको मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा कुंडा तहसील में एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर की मांग की गई, क्योंकि कुंडा प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से बहुत दूर है। वहाँ पे ट्रांसफार्मर यदि खराब हो जाता है तो प्रतापगढ़ से आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसकी मेरी मांग पर माननीय मंत्री जी के द्वारा एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर का उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसका प्रस्ताव उन्होंने डीपीआर के साथ डायरेक्टर टेक्निकल से मांगा है और जल्दी ही वहाँ पर इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ मानिकपुर में एक सब स्टेशन 133 केवी का बन के तैयार है। कोरोना महामारी की वजह से मैं उसका उद्घाटन नहीं कर पा रहा हूँ। शीघ्र ही उस उद्घाटन करके जनता के सेवा में समर्पित करने का काम भी किया जाएगा। इस समय लगातार समाचार पत्रों में किसानों के खाद की समस्या मेरे संज्ञान में लाई गई। उसको लेके मैंने जिला प्रशासन के संपर्क में हूँ, सोसाइटी के संपर्क में हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय लाया गया है और जिला प्रशासन के सहयोग से किसानों की आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा रही है। मैं अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी अफवाह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने खाद की ज़रूरत है जिला प्रशासन आपको उपलब्ध कराएगा। अगर कहीं किसी प्रकार के कालाबाजारी की सूचना आपको मिलती है तो तत्काल आप जिला प्रशासन को या मुझको दें, उस पर हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथियों, जल जीवन मिशन के तहत जनपद कौशाम्बी में एक बहुत ही ख्याति प्राप्त नदी है ससुर खदेरी नदी। लगभग उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और उसको पुनः जीवित करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए एक 40 करोड़ के लागत से एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। उसका पुनरुद्धार का काम भी बहुत शीघ्र ही शुरू होगा। साथियों, पिछले महीने कौशाम्बी लोकसभा में कुछ दुखद घटनाएं भी घटी हैं। जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के इस भाग में इस पर भी चर्चा करते हैं। 3 अगस्त को प्रदीप पुत्र राकेश पटेल गांव गरई सैनी गंगा नदी में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। 7 अगस्त को सानिया पुत्र रिजवान अहमद घना का पुरवा तेज रफ्तार की गाड़ी के टक्कर से दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 9 अगस्त को किसना पुत्र उमेश उम्र मात्र 13 वर्ष एवं श्रेष्ठ पुत्र धनंजय सिंह उम्र 14 वर्ष ग्राम ईसूपुर गांव अंतुई दोनों बच्चों की साई नदी में डूबने से भी दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। साथ ही साथ कमालुद्दीन पुत्र फखरुद्दीन उम्र 40 वर्ष, इनकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 4 सितंबर को रवि सिंह पुत्र छेदी सिंह जो अपने कनावा तहसील कुंडा के रहने वाले हैं, भारतीय फौज में आप कार्यरत थे
बद्रीनाथ धाम में आपकी ड्यूटी थी और बर्फ के उत्खनन के कारण जब रास्ता बंद हो गया तो इस वीर शहीद ने आम जनजीवन को सुखद बनाने के लिए, आम रास्ते को चालू करने के लिए अपने जीवन की परवाह किए बगैर दिन रात काम करके रास्ता साफ किया, जिसके कारण उसको ठंड लग गई और इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। यह दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे वीर शहीद को नमन करता हूँ जो आम व्यक्ति के जीवन को चलाए रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। ऐसे वीर शहीद रवि को भी हम लोग नमन करते हैं। साथियों, ये सारी दुखद घटनाएं की जानकारी मुझको प्राप्त हुई। मैं स्वयं सभी में जाना चाहता था, मेरे पास पर्याप्त समय भी है, लेकिन कोरोना के संकट के समय यहाँ पे मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे जाने से वहाँ पे भीड़ लगेगा और कोरोना के लड़ाई को धक्का पहुँचेगा, कहीं न कहीं संक्रमण पहुँचने का खतरा भी बढ़ेगा। इसलिए इन सभी जगह मैं स्वयं तो नहीं जा पाया, कहीं पर अपने प्रतिनिधि को, कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, कहीं पे अपने भ्राताश्री को भेजा हूँ। और जैसे ही कोरोना संकट थोड़ा कम होता है, नियंत्रित होता है, इन सभी शोक संतप्त परिवार से मैं स्वयं मिलके सांत्वना दूंगा। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में ऐसे परिवारों को ऐसे दुख को सहने की क्षमता दे और आप सभी की तरफ से भी मानी ऐसे परिवारों को, शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देता हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, सितंबर माह बहुत कुछ मामलों में महत्वपूर्ण है। जैसे सरकार के द्वारा यह पूरा माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें आपसे मैं अपील किया हूँ, इसको भी हम लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से जन आंदोलन बनाना है। कोई भी अपने आसपास, कोई भी अपना परिचित, कोई अपना पड़ोसी, कोई अपना गांव घर या कोई जानने वाला कोई भी कुपोषित ना रहे, जच्चा और बच्चा दोनों पोषित रहें, यह चिंता हम सभी को करना है। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती को 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। कोरोना संकट के समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की और समाज की सेवा की है, उसकी नाज़ीर पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगकर जन आंदोलन बना के समाज की सेवा करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। साथियों, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती के सेवा सप्ताह को मनाने के लिए संगठन के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो जाएंगे। तो संगठन की अपेक्षा है कि प्रत्येक जिले में 70 गरीब बस्तियों में या अस्पतालों में हमको फल वितरण का कार्यक्रम करना चाहिए, या जो कोविड के अस्पताल हैं वहाँ जिला अस्पताल के अधिकारियों से संपर्क करके 70 लोगों को स्थानीय जो उनके आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार संगठन ने युवा मोर्चा को निर्देशित किया है और युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी पूरे प्रदेश में 70 ब्लड डोनेशन कैंप की भी किया जाएगा, जिससे युवा लोग अपना ब्लड देके राष्ट्र और समाज की सेवा कर पाएं। रक्तदान महादान कहा गया है, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, वो केवल और केवल मिल सकता है तो दान से। इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में 70 कैंप लगेंगे। जो भी लोग अपना
रक्तदान देना चाहते हैं उनको उन कैंपों में जाना चाहिए। रक्तदान के विषय में कुछ भ्रांतियां भी कि इससे कमजोरी होती है। साथियों, मैं भी एक नहीं अनेक बार रक्तदान कर चुका हूं और आपके आसपास और परिवार के लोगों ने भी रक्तदान किया होगा। ये केवल और केवल भ्रम है। रक्तदान करने से बल्कि शरीर और स्वस्थ होती है, इसको देना चाहिए। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ग्राम में 70 वृक्षारोपण करना चाहिए। सितंबर माह वृक्षारोपण के लिए वर्षा ऋतु में बहुत अनुकूल होता है, तो एक अवसर है, आप अपने गांव आसपास लोगों को इकट्ठा करके और वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम चलाना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान के माध्यम से अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त करना चाहिए। एक अवसर है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थानों पर 70 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम करे, ऐसी अपेक्षा संगठन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ 25 सितंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी वैचारिक आधार, हमारे विचार के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 25 सितंबर है। संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम सभी को करना है, और वह कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करने का, स्मरण करने का। मैंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मोर्चे ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में जो मोर्चे का कार्यकर्ता है वो अपने घर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करेगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने घर पे फहराएगा। साथियों, अगले लोकसभा कौंसामी के मन की बात से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर की गांधी जयंती है। इस गांधी जयंती पर भी संगठन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है। गांधी जी का जो प्रिय विषय था स्वच्छ भारत, उस पर काम होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए खादी का उपयोग, स्थानीय उत्पादों का उपयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए हमको वोकल बनना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी जी को एक नहीं अनेक अवसर पे कहते थे कि देश की आज़ादी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है देश की स्वच्छता, उतने ही महत्वपूर्ण है गांव का स्वावलंबी होना, उतने ही महत्वपूर्ण है देश को आत्मनिर्भर बनना। उसको लेके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल आज़ादी का ही आंदोलन नहीं चलाए, उन्होंने खादी का आंदोलन चलाया, उन्होंने स्वच्छता का आंदोलन चलाया, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नहीं अनेक आंदोलन चलाए हैं। स्वावलंबी भारत के लिए स्वावलंबी गांव होना आवश्यक है। इसको लेके भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लगातार आंदोलन करते रहे, समाज को जागृत करते रहे, जन जागरण का कार्यक्रम करते रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। साथियों, जो युवा साथी हैं उनको इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको स्वावलंबी बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहल न किया हो, प्रयास न किया हो, या उनको आगे बढ़ाने के लिए अनुदान न दिया हो। मेरा देश के युवाओं से ये निवेदन है, इस पैकेज को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समाज में जन जागरूकता अभियान लाके लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए भी
प्रेरित करना चाहिए। साथियों, लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात के अंतिम चरण में हम लोग जैसा चर्चा करते हैं कि पिछली लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में बहुत कार्यकर्ताओं के द्वारा सुझाव दिया गया था। उसमें कुछ प्रमुख सुझाव हमने चिन्हित किए हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़ के अपने सुझाव दीजिए, संपर्क स्थापित करके अपनी बात कहिए, जिससे आपकी बात को भी लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में समाहित किया जा सके। जैसे आदरणीय शारदा प्रसाद मिश्रा जी, जो बिहार ब्लॉक के रहने वाले हैं, उन्होंने एक समस्या बताई है। बिहार ब्लॉक से निकलकर जाने वाली बकुलाई नदी की खुदाई पर भी कुछ करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से शारदा जी आपने एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। वैसे भी इसको लगातार बकुलाई नदी का पूरा पुनरुद्धार होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ एक और गर्मी में इसमें पानी नहीं बसता और वहीं दूसरी तरफ बरसात में ये इतना विकराल रूप ले लेती है कि अगल बगल के गाँव होते हैं। ये पूरी बकुलाई नदी का पुनरुद्धार होना चाहिए। इसको लेके जब दिशा की बैठक प्रतापगढ़ में हुई थी तो मैंने जिलाधिकारी को पूरा एक डिटेल DPR बनाने का निर्देश दिया था और बना के प्रदेश शासन को भेजने को कहा गया था। लेकिन बीच में कोरोना संकट के कारण उस पर कितना काम हो पाया ये अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस काम को किया जाए। दूसरे आदरणीय अतुल मिश्रा जी, जो दिलेरगंज से हैं, उन्होंने कहा है दिलेरगंज भी आपके एरिया में है, उसको ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से दिलेरगंज मेरे एरिया में है। अगर कोई समस्या है तो आप ये मुझको पत्र भी भेज सकते हैं, आप मन की बात में लिख भी सकते हैं, अपना सुझाव दीजिए। अगर कोई इस प्रकार की कोई विशेष संकट है या कोई विशेष आवश्यकता है तो उस पर काम किया जाएगा। तीसरे हैं अपने सुशील लाल शर्मा जी, ग्राम सभा शाहपुर के हैं। उन्होंने भी वहाँ के गांव आवास में घोटाले की बात कही है। सुशील जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर कोई ऐसा पात्र व्यक्ति है जिसको नहीं मिला है तो उसकी वो जानकारी मेरे में लाइए, मैं उसको करूंगा। अगर कोई अपात्र मिला है तो उसकी भी सूची दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय रजनीश कुमार जी, जो चरवा के हैं, उन्होंने नाली रास्ता ना होने के कारण घरों में पानी जा रहा है, उसको ध्यान में लाया है। निश्चित रूप से मैं इसको लिख के चरवा चाइल्ड वीडियो को भेज चुका हूँ और इसकी मैं अपडेट लूँगा। आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी, जो मानिकपुर के हैं, वो सभागंज चौराहे पर नाले निर्माण पर क्या किया जाए ये इन्होंने लिखा है। जितेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूर्ण एप्लीकेशन लिख के मुझको भेजें, क्या होना चाहिए। इस सुझाव भी अगर आपका आएगा तो मुझको लगता है कि बेहतर रहेगा। शुभम सिंह जी हैं मेवहर से, आपने मेवहर से सरायकिल की रोड का जिक्र किया है, उसका टेंडर हो गया है। मुझको लगता है बरसात समाप्त हुआ जल्दी से काम होगा। जीतू यादव जी ने मानिकपुर से कहा है कुंडा और बस डिपो की है। आपका सुझाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इसको माननीय मंत्री जी से संपर्क संवाद करके इस पर चर्चा किया जाएगा। आदरणीय संगम शर्मा जी कटरी से हैं, उन्होंने अपने ग्राम सभा के विषय में लिखा है सड़क टूट चुकी है। संगम जी, आप इसको पूरा डिटेल लिख के भेज देंगे तो ठीक रहेगा। आदर्श मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक हित के कार्यक्रम को मंझनपुर में बगल में प्राथमिक विद्यालय में बाथरूम तक भ्रष्ट पड़ा है, इसको मैं आज ही दिखवाता हूँ। आदर्श जी, आपके सुझाव और सूचना देने के लिए भी धन्यवाद। हिमांशु मौर्य अफजलपुर से, सातों में बिजली और सड़क की हालत बहुत ख़राब है, कहाँ से कहाँ तक ख़राब है इसको लिख के आप भेजिए।
मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना संकट को देखते हुए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। वो नंबर फिर से निवेदन करूंगा। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, इस बार भी कर रहा हूं। उस नंबर को नोट कर लें। अगर कोई संकट है, कोई समस्या है तो उस पर लिख के व्हाट्सएप करें। वो नंबर है 91208793 मैं दोहराता हूँ 9120879134। एप्लीकेशन लिखते समय 2-3 चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर अवश्य रहना चाहिए जिससे आपसे संवाद स्थापित हो पाए। आपके पत्राचार का पता होना चाहिए जिससे जो पत्र संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है उसकी एक प्रतिलिपि आपको भेजी जा सके। तीसरा मेरा सुझाव और निवेदन है कि हम जो समस्या है उसको पॉइंट आउट करके लिखें। जैसे हमारे कुछ भाई, कुछ साथी कह देते हैं कुछ नहीं हुआ। अब उसमें कुछ नहीं की बात समझना मुश्किल होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी को घर नहीं मिला तो कार्रवाई कराने में, जांच कराने में बहुत संकट होता है। इसलिए आपसे निवेदन है आप जो प्रार्थना पत्र लिखें बिंदुवार लिखें। साथ ही साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। अपना पत्राचार का पता लिखें जिससे हम आपसे डिजिटली रूप से और पत्राचार के माध्यम से संपर्क करके आपके समस्याओं का, आपके सुझाव को समाहित करते हुए लोकसभा कौशाम्बी के विकास का काम कर सकें। साथियों, इस कोरोना संकट में पिछले महीने में अगस्त में हमने बहुत महत्वपूर्ण साथियों को हमने खोया है, अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है। चाहे मध्य प्रदेश के राज्यपाल परम आदरणीय लालजी टंडन जी हों, अपने कैबिनेट मंत्री आदरणीय चेतन चौहान जी हों, अपनी कानपुर की बहन मंत्री हो, इस तरह से एक नहीं अनेक अपने महत्वपूर्ण नेताओं को हमने खोया है और लगातार सूचनाएं मिल रही हैं अपने महत्वपूर्ण साथी कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी की सूचना में दुखद सूचना मिली कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। साथियों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस महामारी से बचने का उपाय केवल और केवल सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके हम स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने गांव मोहल्ले को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है 2 गज की दूरी, फेस कवर दोनों जीवन में है बहुत ज़रूरी। इसका पालन करते हुए हम स्वयं भी सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, इष्ट मित्र को सुरक्षित रखें, मोहल्ले को सुरक्षित रखें, ज़िले को सुरक्षित रखें, प्रदेश को सुरक्षित रखें, राष्ट्र की सुरक्षित रखें। ऐसा निवेदन करते हुए जुड़े सभी साथियों का नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।